जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्यारे साथियों, अभी जो दिसंबर 2022 वाला पेपर हुआ है उसको हम यहां पर सोल्व करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्यारे साथियों, दिसंबर 2022 में जो पेपर हुआ था ज्योग्राफी का 2 शिफ्टों में हुआ था, तो उसकी जो पहली शिफ्ट थी उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्यारे साथियों। देखो, खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार वर्ष 1990 से 2015 तक वन क्षरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से अग्रणी देश थे? ब्राजील और कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य रूस और चाइना, ब्राजील और इंडोनेशिया, रूस और कनाडा। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो प्यारे साथियों देखो, खाद्य एवं कृषि, क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार वर्ष 1990 से 2015 तक वन क्षरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से अग्रणी देश थे? तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों सही आंसर होगा ब्राजील और इंडोनेशिया। कौन थे? ब्राजील और इंडोनेशिया। यहाँ पर ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा सांख्यिकीय 2022 के अनुसार विश्व में प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े और द्वितीयक सबसे बड़े उत्पादक देश कौन से हैं? अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दी, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बहुत सारी बार आपका पढ़ा हुआ होगा कि विश्व में प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े और द्वितीयक सबसे बड़े उत्पादक देश कौन से हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो बताओ, ऑप्शन ए में संयुक्त राज्य अमेरिका रूस है, ऑप्शन बी में रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑप्शन सी में संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब है, और ऑप्शन डी में रूस और सऊदी अरब है। बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो प्यारे साथियों देखो, प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक देश है यूएसए अमेरिका, और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है मेरे प्यारे साथियों रूस। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, और रूस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और प्यारे साथियों, यदि आपका सपना है ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना, मेरा खुद का ज्योग्राफी से लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है, और पिछले 2 साल से मैं इसी चैनल के ऊपर पेड बैच चला रहा हूँ नेट के फर्स्ट पेपर का और ज्योग्राफी का। और अभी जो दिसंबर 2022 वाला एग्जाम हुआ है, इसमें हमारे लगभग 25 प्लस कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई होने वाला है। और यदि मैं ज्योग्राफी के हाईएस्ट स्कोर की बात करूँ तो 78 क्वेश्चन का हाईएस्ट स्कोर है हमारे बैच से। आउट ऑफ 100 78 क्वेश्चन का हाईएस्ट स्कोर है। और यदि आप बैच लेना चाहते हो ज्योग्राफी का, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है, उस वीडियो को आप जरूर देखना। उससे आपको बहुत अच्छे खासा पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं, हमारा यहाँ पर स्ट्रेटेजी प्लान क्या रहने वाला है, और किस तरीके से हम मात्र 70 दिन में 80 प्लस क्वेश्चन ठीक करने का जो हमारा टारगेट है उसे पूरा कर सकते हैं। तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके थ्रू आपको न्यू बैच मिल जाएगा या न्यू बैच के संबंध में जानकारी मिल जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अमेरिकी देश ओपेक का संघ है? अब देखो, मैं अभी आपको पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ा रहा था, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में मैंने आपको आसियान भी पढ़ा दिया, सार्क भी पढ़ा दिया, ओपेक भी पढ़ा दिया। अब ओपेक के जो सदस्य देश थे, ओपेक की जब स्थापना हुई थी तब इसके सदस्य देश कितने थे, बाद वर्तमान समय में ओपेक के सदस्य देश कितने हैं, और इनको मैंने याद करने का तरीका भी बताया था मैं आपको। तो बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अमेरिकी देश है जो ओपेक का अंग है? इस क्वेश्चन का आंसर दो प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों देखो, ओपेक जो ऑर्गेनाइजेशन है, ओपेक जो संगठन है, ये स्पेशली उन देशों का संगठन है जो तेल का उत्पादन करते हैं, तेल का निर्यात करते हैं। ओपेक जो संगठन वो स्पेशली केवल तेल के उत्पादक और तेल के निर्यातक देशों के लिए बनाया हुआ है, तेल के या पेट्रोलियम के मूल्य पर नियंत्रण करने के लिए। जो पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले देश हैं उनका संगठन है ओपेक। ठीक है, अब ओपेक का सबसे बड़ा उद्देश्य है पेट्रोलियम की कीमतों के ऊपर नियंत्रण करना। अब ओपेक के सदस्य देश कौन कौन से हैं? ओपेक के वो समस्त सदस्य देश हैं जो विश्व में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं और जो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का निर्यात करते हैं। अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा कि पश्चिमी एशिया के सारे देश, जैसे ईरान है, इराक है, संयुक्त अरब अमीरात है, ठीक है, कुवैत है, ये सारे देश जो पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं वो ओपेक के सदस्य होंगे। तो यहाँ पर अर्जेंटीना पेट्रोलियम का निर्यात नहीं करता, उरुग्वे में भी नहीं करता, ब्राजील भी नहीं करता। वेनेजुएला है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एकमात्र ऐसा देश है
जो ओपेक का सदस्य है, क्योंकि यहां से पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। अब यदि आपने मेरा पेड बैच ले रखा है तो आप बताओ प्यारे साथियों, ओपेक की स्थापना कब हुई थी? डिजिटल बिंब की व्याख्या के लिए निम्नलिखित में से किस बिंब संवर्धन विधि का प्रयोग किया जाता है? विकिरणमितीय सुधार, ज्यामितीय सुधार, स्थानिक लक्षण बदलाव या नाइज निवारण? बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखो, डिजिटल बिंब की व्याख्या के लिए निम्नलिखित में से किस बिंब संवर्धन विधि का प्रयोग किया जाता है? विकिरणमितीय विधि, इसका प्रयोग नहीं किया जाता प्यारे साथियों। इसके अलावा ज्यामितीय सुधार विधि, इसका भी नहीं किया जाता। स्थानिक लक्षण बदलाव, इस विधि का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। नाइज निवारण, इसका भी प्रयोग नहीं किया जाता। तो डिजिटल बिंब की व्याख्या के लिए स्थानिक लक्षण बदलाव का प्रयोग किया जाता है। जब पृथ्वी के पटल में सेल विभंग होता है और पुनः वही सेल पिंड भिन्न दिशाओं में गतिशील होते हैं तो उसे कहा जाता है वलन कहा जाता है, संधि कहा जाता है, भ्रंश कहा जाता है या दरार कहा जाता है। जिन कैंडिडेटों ने हमारा बैच ले रखा था, सारी की सारी चीज़ें यहीं से आ रही थी प्यारे साथियों। हमने बहुत अच्छे से, बहुत डीपली तरीके से पढ़ाया था। और अब हमारा जो नया बैच शुरू हो रहा है उसमें हम 4 बातों का स्पेशली तरीके से ध्यान रख रहे हैं। देखो, पेपर लेवल को हम ऑलवेज ध्यान रखते हैं। अब हम जो पढ़ाएंगे उसमें हम कॉन्सेप्ट भी पढ़ाएंगे, फैक्ट भी पढ़ाएंगे, करंट डाटा बेस पर भी पढ़ाएंगे, ठीक है। और चौथा हम डीपली पढ़ाएंगे। फिर देखते हैं पेपर कहाँ से आता है। 100% हमारे कंटेंट से आने वाला है। जब पृथ्वी के पटल में सेल विभंग होता है और पुनः वही सेल पिंड भिन्न दिशाओं में गतिशील होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? भाई, वलन कहा जाता है, संधि कहा जाता है, भ्रंश कहा जाता है या दरार कहा जाता है? तो यहां पर सही आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, भ्रंश। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित स्थल रूपों में से कौन सा विवर्तनिक बलों के कारण निर्मित होता है? विवर्तनिक बलों के कारण निर्मित होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्ट घाटी, अंधी घाटी, यू आकार की घाटी और वी आकार की घाटी। देखो, नदी द्वारा अपरदनात्मक स्थलाकृति वी आकार की घाटी है। यू आकार की घाटी है जो हिमनद द्वारा निर्मित अपरदनात्मक घाटी है। अंधी घाटी है, यह भी हिमनद के द्वारा बनती है। और जो रिप्ट घाटी है, जो रिफ्ट वैली है, वो विवर्तनिकी बलों के द्वारा बनती है, ठीक है। रिफ्ट घाटी है जो आंतरिक बलों के द्वारा निर्मित है, जबकि जो अंधी घाटी, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी है जो बाह्य जनित बलों के द्वारा निर्मित है, ठीक है। वी आकार की घाटी का निर्माण नदी के अपर्दन द्वारा होता है, यू आकार की घाटी का निर्माण नदी के अपर्दन द्वारा होता है और अंधी घाटी का निर्माण भी हिमानी के द्वारा होता है। निम्नलिखित में कौन सा वृद्ध संचलन का तीव्र प्रकार नहीं है? बताओ, सेल गिरना है, पंख प्रवाह है, सेल प्रत अवपतन है या मृदा सर्पण है? बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में कौन सा वृद्ध संचलन का तीव्र प्रकार नहीं है? सेल गिरना, पंख प्रवाह, सेल परत, ये तीनों के तीनों हैं जो प्यारे साथियों वृद्ध संचलन के तीव्र प्रकार के उदाहरण हैं। जबकि जो मृदा सर्पण है वो वृद्ध संचलन का तीव्र प्रकार नहीं है। मृदा सर्पण, देखो मृदा सर्पण क्या होता है? मृदा सर्पण कहते हैं हम भूस्खलन की प्रक्रिया को। जब मृदा धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकती है, इसको हम मृदा सर्पण कहते हैं। तो मृदा सर्पण में जो मृदा वो धीरे धीरे बिल्कुल मंद गति से क्या होती है, नीचे की ओर खिसकती है, जो सामान्यतः अदृश्य होती है। हमें सामान्यतः देखने पर ऐसा नहीं पता चलता कि मृदा नीचे की ओर फिसल रही है। लेकिन जब हम स्थितियों का अवलोकन करते हैं कि भाई पहले मृदा यहाँ पर थी, 10 दिन बाद में यहाँ पर आ गई, फिर 1 महीने बाद यहाँ पर आ गई, तो हमें ऐसा अनुमान लगता है कि रियल में यहाँ पर मृदा सर्पण हो रहा है। तो वृद्ध संचलन का तीव्र प्रकार कौन सा नहीं है? मृदा सर्पण नहीं है। बाकी सेल का गिरना, पंख प्रवाह, सेल प्रत अवपतन, ये तीनों के तीनों वृद्ध संचलन के तीव्र प्रकार हैं। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। बताओ इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सही नहीं है? बताओ प्यारे साथियों, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सही नहीं है? पहला, उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों में भूमध्य रेखा के 5 डिग्री के भीतर समुद्र पर बनते हैं। समुद्र का तापमान अवश्य 26.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। गति तथा ऊंचाई के साथ दिशा में अल्पत्व
अत्यल्प परिवर्तन के साथ क्षीण वायु आवश्यक है। समुद्र के ऊपर वायुमंडल में उच्च आर्द्रता अंश होना चाहिए। बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों। देखो मैंने आपको बताया था, जब चक्रवात पढ़ाया था मैंने, वहां पर मैंने आपको समझाया था एक बात प्यारे साथियों, चक्रवात के अंदर क्या होती है, वायु घूर्णन होता है। ठीक है, अब जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो क्या होते हैं, निम्न वायुदाब। जो चक्रवात होते हैं वो क्या होते हैं, निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। ठीक है भाई, चक्रवात में प्रति चक्रवात में सबसे बड़ा अंतर यही है, जो चक्रवात होते हैं उनके केंद्र में निम्न वायुदाब पाया जाता है, जबकि प्रति चक्रवातों के केंद्र में उच्च वायुदाब पाया जाता है। अब देखो, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं उनका विस्तार होता है 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में, दोनों गोलार्धों में। ठीक है, 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में दोनों गोलार्धों में। महासागरों के ऊपर सामान्यतः उष्णकटिबंध देखने को मिलते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या फिर 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच में उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं पाए जाते? जी बिल्कुल, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या, यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई भी चक्रवात नहीं देखने को मिलते। दोनों गोलार्धों में विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर, विषुवत रेखा के 5 डिग्री दक्षिण का जो बीच का क्षेत्र है, यहाँ पर किसी तरीके को कोई भी चक्रवात देखने को नहीं मिलते। और इसका सबसे बड़ा कारण है विषुवत रेखा पर, देखो इसका सबसे बड़ा कारण है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल के अभाव के कारण, विषुवत रेखा के क्षेत्र पर कोरियोलिस बल के अभाव के कारण यहां पर आपको किसी प्रकार का कोई भी चक्रवात नहीं देखने को मिलता। अब कोरियोलिस बल क्या होता है, जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते जाओगे तो प्यारे साथियों कोरियोलिस बल का मान बढ़ता जाएगा। कोरियोलिस बल की वजह से क्या होती है, पवनें विक्षेपित होती है, पवनें अपनी डायरेक्शन बदलती हैं, पवनें घूमना शुरू करती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे साथियों कि दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में किसी तरीके का कोई चक्रवात नहीं पाया जाता। और चक्रवात की अनुपस्थिति का सबसे बड़ा कारण होता है कोरियोलिस बल का अभाव होना। ठीक है, बाकी यदि हम दूसरी कंडीशन की बात करें कि समुद्र का तापमान अवश्य ही 26.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। गति तथा ऊंचाई के साथ दिशा में अत्यल्प परिवर्तन के साथ क्षीण वायु आवश्यक है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। समुद्र के ऊपर वायुमंडल में उच्च आर्द्रता अंश होना चाहिए, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? बताओ यहां पर सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों। बहुत इजी क्वेश्चन है, यदि आपने थोड़ा बहुत सही ढंग से भी कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को 100% ठीक करेंगे। ठीक है, बहुत डिटेल से नहीं बात कर रहा मैं, यदि आपने थोड़ा बहुत सही ढंग से पढ़ रखा है ना, तो भी प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को आप बहुत ही सही ढंग से ठीक कर देंगे। देखो अब यहां पर लिखा हुआ है AF, BS, CFB और ET। कोपेन मोदे ने जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन किया था उसमें उन्होंने 5 कैपिटल अक्षरों का प्रयोग किया था, जिसमें सबसे पहला होता है कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E। ठीक है, फिर इसको इन्होंने उपभागों में विभाजित किया था। ये सारा सब कुछ हम डिटेल से पढ़ेंगे जब मैं आपको कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर इन पांचों के पांचों शब्दों को एक्सप्लेन किया इन्होंने, यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखो AF का मतलब है, देखो AF का मतलब है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। अब AF की सबसे खास विशेषता ये देखने को मिलेगी आपको कि सबसे ज़्यादा बरसात, सबसे ज़्यादा आर्द्रता आपको AF में पाई जाती है। उसके बाद में हम BS के बारे में बात करें, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है शुष्क मरुस्थलीय जलवायु और सामने लिखा हुआ है BS, तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। अब उसका कारण है, देखो शुष्क मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाने के लिए कोपेन मोदे ने BW शब्द का प्रयोग किया था। किसका किया था? BW शब्द का प्रयोग किया था, जबकि BS शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेशों को दिखाने के लिए। तो BS का मतलब है स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश, जबकि शुष्क मरुस्थलीय जलवायु को दिखाने के लिए इन्होंने BW शब्द का प्रयोग किया था। CFB समुद्र पश्चिमी तटीय जलवायु, ET टुंड्रा तुल्य जलवायु, और इन्होंने एक EF शब्द का भी प्रयोग किया था जिसका मतलब होता है हिमाच्छादित जलवायु। इसके अलावा इन्होंने AM शब्द का प्रयोग किया था जिसका मतलब होता है मानसूनी जलवायु। इसके अलावा इन्होंने AW का प्रयोग किया था, इसका मतलब है सवाना जलवायु, शुष्क जलवायु, सवाना जलवायु। ठीक है,
तो ये था इनका क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। 3 सेल वाले परिचालन मॉडल में हेडली सेल को चलाने वाली ऊर्जा की निम्नलिखित में से किस द्वारा आपूर्ति की जाती है। अब यहाँ पर बात हो रही है हेडली सेल को चलाने वाली ऊर्जा के बारे में। अब देखो, मैंने आपको 2 सेल पढ़ाई थी, एक फेरल सेल पढ़ाई थी मैंने आपको, एक हेडली सेल पढ़ाई थी। इनका उपनाम है हेडली कोशिका बोल देते हैं और फेरल कोशिका बोल देते हैं। अब फेरल कोशिका क्या होती है, हेडली कोशिका क्या होती है, बताओ। अब देखो, ये जो हेडली सेल है ना, ये व्यापारिक पवनों से संबंध रखती है। किससे? व्यापारिक पवनों से। और जो प्यारे साथियों, जो फेरल सेल है, ये संबंध रखती है पछुआ पवनों से। कि मैंने आपको दोनों को बहुत अच्छे से समझा दिया था। मैंने आपको हेडली सेल क्या होता है, फेरल सेल क्या होता है, इन दोनों को मैंने डिटेल से समझाया था आपको पेड बैच में। तो फेरल सेल का संबंध पछुआ पवनों से होता है, हेडली सेल का संबंध व्यापारिक पवनों से होता है। अब हेडली सेल को चलाने के लिए हेडली सेल को चलाने वाली ऊर्जा को निम्नलिखित में से किस द्वारा आपूर्ति होती है। तो प्यारे साथियों, इसको आपूर्ति होती है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब वाले सेलों से डोलड्रम तक हस्तांतरित ऊर्जा। अब ये क्या होता है, ये आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको समझाता हूँ हेडली सेल में क्या होता है। देखो, ये है विषुवतरेखीय क्षेत्र, ये है विषुवतरेखीय क्षेत्र, और ये है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र, मतलब 30 से 35 डिग्री अक्षांश वाला क्षेत्र। और ये है 0 से 5 डिग्री विषुवतरेखीय क्षेत्र, जिसको हम निम्न वायुदाब वाला विषुवतरेखीय क्षेत्र बोलते हैं, या विषुवतरेखीय क्षेत्र विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र, या डोलड्रम पेटी भी कहते हैं इसको। ये बिल्कुल शांत होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको किसी तरीके की वायुमंडलीय गतिविधियां नहीं देखने को मिलती। जबकि यदि 30 से 35 डिग्री अक्षांशों की बात करें दोनों गोलार्ध में, तो यहाँ पर आपको उच्च वायुदाब देखने को मिलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र। अब होता क्या है, देखो, विषुवतरेखीय क्षेत्र पर बहुत ज्यादा सूर्यताप की मात्रा होती है। जब यहाँ पर सूर्यताप ज्यादा होता है तो यहाँ की जो हवाएं हैं गर्म होकर ऊपर की ओर उठती हैं, ठीक है। हवाएं गर्म होकर ऊपर उठी, कोरियोलिस बल की वजह से उत्तरी गोलार्ध की पवनें ध्रुव की ओर घूम जाती हैं, और कोरियोलिस बल की वजह से ये विषुवतरेखी हैं जो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव की ओर घूम जाती हैं, और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव की ओर घूम जाती हैं, ठीक है। अब विषुवतरेखीय क्षेत्र से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ गई और ये ध्रुव की ओर स्थानांतरित होने लग गई। ध्रुव की ओर स्थानांतरित होती हैं और 30 से 35 डिग्री अक्षांश वाले क्षेत्र में ये नीचे की ओर उतर जाती हैं, ठीक है। दोनों साइड, उत्तरी दक्षिण गोलार्ध दोनों में ही ये 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच नीचे उतर जाती हैं। नीचे उतरने पर यहाँ पर क्या हो जाता है, 30 से 35 डिग्री अक्षांश वाले क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा उच्च वायुदाब हो जाता है, जबकि विषुवतरेखीय क्षेत्र में क्या होता है, निम्न वायुदाब होता है। तो जो पवने गर्म होकर विषुवतीय क्षेत्र से ऊपर उठी थी और ऊपर उठकर वो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की ओर प्रवाहित हुई, फिर उसके बाद वो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब के ऊपर क्या हो गई, नीचे उतरने लग गई। नीचे उतरी तो क्या हुआ, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र में दाब और ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से ये पवने पुनः किस डायरेक्शन में बहने लग गई, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से विषुवतरेखीय क्षेत्र की ओर बहने लग गई। और इसी पूरे सर्किल को क्या कहते हैं प्यारे साथियों, हेडली सेल बोलते हैं। अब हेडली सेल में क्या हो रहा है, मैं संक्षिप्त में समझा देता हूं। अधिक तापमान की वजह से, अधिक सूर्य ताप की वजह से विषुवत रेखा से पवनें ऊपर उठती हैं। कोरियोलिस बल की वजह से पवनें उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव की ओर चलती हैं और दक्षिण गोलार्ध में ध्रुव की ओर चलती हैं। उसके बाद उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र में दोनों गोलार्धों में हवाएं नीचे उतर जाती हैं। जब हवाएं नीचे उतरती हैं तो वहां का वायुदाब बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हवाएं उच्च वायुदाब उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से निम्न वायुदाब विषुवतीय क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने लग जाती हैं, ठीक है। तो पवनें विषुवतरेखीय क्षेत्र से गर्म होकर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र पर नीचे उतरती हैं और फिर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से विषुवत रेखा की ओर बहने लग जाती है। इसे ही क्या कहते हैं, हेडली सेल कहते हैं। ब्यूफोर्ट स्केल क्या होता है? अब देखो,
ब्यूफोर्ट स्केल किसका मापक है? पवन के वेग का मापक। और ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ प्यारे साथियों। जितने भी मापक हैं, चाहे वो वायुदाब का मापक हो, चाहे वो पवन वेग का मापक हो, चाहे वो पवन की दिशा का मापक हो, चाहे वो आर्द्रता का मापक हो, चाहे वो वर्षा का मापक हो, चाहे वो भूकंप की तीव्रता का मापक हो, इन सभी को मैं आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इनकी मैंने आपको एक टेबल प्रोवाइड की थी। यदि आपने थोड़ा भी सही ढंग से पढ़ा है तो भाई वो टेबल आपको याद हुई होगी और आपने इनको ठीक किया होगा। निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल है? जब मैंने आपको ओशिनोग्राफी पढ़ाया था, मग्न तट पढ़ाया था, मग्न ढाल पढ़ाया था, ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको यह बात भी समझाई थी परसेंट के आधार पर कि महासागरों का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल कौन से महासागर में है? अटलांटिक महासागर में है। और इसका मैंने रीजन भी बताया था वहां पर आपको। निम्नलिखित में से कौन सुनामी प्रहारों से सर्वाधिक ग्रसित रहता है? तो यह है मेरे प्यारे साथियों परिप्रशांत तटीय क्षेत्र। कौन सा है? परिप्रशांत तटीय क्षेत्र। और यदि आप जून 2023 में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, आपका टारगेट है जून 2023 में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना, वो भी 80% प्लस के स्कोर के साथ, तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके थ्रू आप हमारा ज्योग्राफी का नया बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और प्यारे साथियों, यहाँ पर बैच लेने के बाद में आपको एक भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक भी बाहर से कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो मैं कंटेंट तैयार कर रहा हूँ जून 2023 के लिए, ये मैं टोटल 13 टीचर्स, जैसे अभिषेक झा सर है, अंकित सर है, जितेंद्र सर है, सितांशु सर है, श्री राम खांगत सर है, बीबी सर है, बच्चन सर हैं, टॉपर्स नोट्स के नोट्स हैं, नोट्स हब के नोट्स हैं, इसके अलावा अस्तित्व आईएएस के नोट्स हैं, एनसीईआरटी है, ऑथेंटिक बुक है, इन सभी को मिलाकर मैं नोट्स तैयार कर रहा हूं और फिर मैं उनसे आपको पढ़ाने वाला हूं। तो ये ओवरऑल जो नोट्स बनने वाले हैं ना, ये भाई साहब गारंटी के साथ कह सकता हूं ज्योग्राफी के सबसे बेस्ट नोट्स मिलने वाले हैं और फिर मैं उनसे आपकी तैयारी करवाने वाला हूं। ठीक है, तो यदि आप चाहते हो जून 2023 में बहुत ही गजब तरीके के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना, बहुत ही बेस्ट वाला कंटेंट पढ़ना, तो आप हमारा बैच ले सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, अभी फीस बिल्कुल कम है। उसके बाद इर्मिंग जलधारा के बारे में बात की जाए तो ये उत्तरी अटलांटिक तट पर प्रवाहित होती है प्यारे साथियों, इर्मिंग जलधारा। ठीक है, उसके बाद में निम्नलिखित में कौन सा खनिज पोषक तत्व है? पादपों की आवश्यक समष्टि पोषक तत्व नहीं है। मैंने मैक्रो पोषक तत्व पढ़ाया था आपको, मैक्रो पोषक तत्व। मैक्रो पोषक तत्व क्या होते हैं, इसमें कितने तत्व या कितने खनिजों को शामिल किया गया है, ये मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था। तो यदि आपने मेरी क्लास ले रखी है तो आपको ये क्वेश्चन 100% ठीक करके आए होंगे, बाकी आप हो सकता है गलत भी करके आ गए हों। तो यहाँ पर सही आंसर होगा प्यारे साथियों मैग्नीज। ठीक है, मैक्रो पोषक तत्व मैंने आपको पढ़ाया था। मैक्रो पोषक तत्व क्या होते हैं, उसमें टोटल कितने खनिज इंक्लूड है और कौन कौन से खनिज इंक्लूड हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधोगामी जनसंख्या के बारे में सही विवरण अभिव्यक्त करता है? अधोगामी जनसंख्या के बारे में बताओ प्यारे साथियों। देखो, इसका सही आंसर होगा, देखो, दीर्घकालिक अपरिवर्तित प्रजनन और मृत्यु दर, व्यापक आधार युक्त पिरामिड निर्मित करती बढ़ती जन्म दर और मृत्यु दर, सक्रिय आधार के पिरामिड निर्मित करती घटती जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, व्यापक आधार के पिरामिड निर्मित करती उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों सही आंसर होगा सक्रिय आधार के पिरामिड निर्मित करती घटती जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। जनसंख्या पिरामिड मैंने आपको सारे के सारे पढ़ा दिए। जनसंख्या पिरामिड के आकार, घंटी के आकार का जनसंख्या पिरामिड कौन सा होता है, जापान का जनसंख्या पिरामिड कौन सा है, भारत का जनसंख्या पिरामिड कौन सा है, जनसंख्या पिरामिड के टाइप्स कौन कौन से हैं, ये सारा सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। प्रतिस्थापन दर क्या व्यक्त करती है? बताओ प्यारे साथियों, प्रतिस्थापन दर किसको रिप्रेजेंट करती है? यह प्रजननात्मक आयु समूह की प्रति 1000 महिला जनसंख्या पर महिला जन्म संख्या को व्यक्त करता है। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या आंकड़ा स्रोत प्रमुख घटनाओं जैसे जन्म, मृत्यु, विवाह आदि का अनिवार्य और विधिक पंजीकरण समाहित करता है? बताओ यहां पर सही आंसर क्या होगा।
जनसंख्या जनगणना है, प्रतिदर्श सर्वेक्षण है, जनसंख्या की पंजी है, जानपदिक रोग विज्ञान का प्रतिवेदन है। बताओ यहां से ये आंसर क्या होगा। देखो, जनसंख्या जनगणना है, प्रतिदर्श सर्वेक्षण है, जनसंख्या की पूंजी है, जानपदिक रोग विज्ञान का प्रतिवेदन है। तो यहां पर सही आंसर होगा प्यारे साथियों जनसंख्या की पंजी। निम्नलिखित में से किस देश में विख्यात औद्योगिक प्रदेश पो नदी बेसिन अवस्थित है। बताओ पो नदी कौन से देश में बहती है, पो नदी बेसिन कहां पर है, पो नदी बेसिन औद्योगिक प्रदेश कहां पर है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर है इटली में है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने ट्रांसपोर्टेशन एंड द सोशल फ्रेमवर्क कार्य जुड़ा है। निम्नलिखित में से किस विद्वान से ट्रांसपोर्टेशन एंड द सोशल फ्रेमवर्क कार्य जुड़ा हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन एंड द सोशल फ्रेमवर्क कार्य जुड़ा हुआ है। जब मैंने आपको ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी पढ़ाया था और उसमें जब मैंने आपको ज्योग्राफर पढ़ाया था, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के ज्योग्राफर पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने ये भी आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल से बताया था। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एम.ई. हर्स्ट महोदय। कौन है? एम.ई. हर्स्ट महोदय। बहुत सारे लोगों ने उलमैन या फ्रीडमैन समझा होगा, लेकिन इसका सही आंसर है प्यारे साथियों ई.एम. फर्स्ट महोदय। ट्रक कृषि तथा कारखाना कृषि के क्रम से प्रमुख उत्पादकों की पहचान करो। ट्रक कृषि के उत्पादक कौन से हैं, कारखाना कृषि के उत्पादक कौन से हैं, बताओ प्यारे साथियों। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है प्यारे लाडलो। यदि आपने ये क्वेश्चन भी गलत कर दिया ना तो भाई जीने का कोई अधिकार नहीं है आपको। ट्रक कृषि से संबंधित है सब्जियां, कारखाना कृषि से संबंधित है कुक्कुट उत्पादन। निम्नलिखित में से कौन सा देश ट्यूलिप पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। ये हमने नहीं पढ़ाया, आउट ऑफ हमारे कंटेंट था ये, अब की बार पढ़ा देंगे इनको भी हम। निम्नलिखित में से कौन सा देश ट्यूलिप पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। नीदरलैंड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है यहां पर। निम्नलिखित स्थानिक बीमारी और क्षेत्र युग्म पर विचार करो। ये मैंने आपको इन्वायरमेंट ज्योग्राफी जब पढ़ाया था फर्स्ट पेपर में भी और ज्योग्राफी में भी, वहां पर मैंने ये आपको समझा दिया था। क्षेत्र, बीमारियां और वो बीमारियां होने के कारण, भाई जल की वजह से हो रही है, श्वसन की वजह से हो रही है, ध्वनि प्रदूषण की वजह से हो रही है, किस किस वजह से वो बीमारियां हो रही हैं, कौन से क्षेत्र में हो रही हैं, ये मैंने आपको इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में अच्छे से बता दिया था। तो बताओ यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है। बताओ साथियों। लथाइरस छोटा नागपुर का पठार है। इसके अलावा गेगा हिमालय प्रदेश। यहाँ पर बी और डी बिल्कुल सही है, ए और सी यहाँ पर बिल्कुल गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सीमांत क्षेत्र और सीमा के बीच विभेदक प्रतिमान क्रिस्टोफर द्वारा प्रस्तावित नहीं है। बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों। यहां पर हमने अब की बार आपको क्रिस्टोफर भी पढ़ा दिया था, सीमा और सीमांत भी पढ़ा दिया था, लेकिन क्रिस्टोफर ने सीमा और सीमांत के बारे में क्या बोला था ये हमने आपको नहीं पढ़ाया। ठीक है भाई, सीमा भी पढ़ा दिया, सीमांत भी पढ़ा दिया, क्रिस्टोफर की ने सीमा और सीमांत के बारे में क्या कहा था ये भी हमने आपको पढ़ा दिया, लेकिन ये नहीं पढ़ाया कि क्रिस्टोफर महोदय ने सीमा और सीमांत के बीच में जो अंतर है वो किस तरीके से डिफाइन किया था। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, सीमांत क्षेत्र बहिरोन्मुख होते हैं जबकि परिसीमाएं अंतर उन्मुखी होती हैं। सीमांत क्षेत्र केंद्रापसारी बल का प्रकटीकरण है जबकि परिसीमा
केंद्राभिसारी हैं, सीमांत क्षेत्र राज्यों के बीच एक समेकन कारक है, परिसीमा इसके विपरीत एक पृथककारी कारक है। ठीक है, ये तीनों बातें किसने बोली थी? क्रिस्टोफर ने बोली थी। जबकि ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, सीमांत क्षेत्रफलीय है और परिसीमाएं रेखीय प्रकृति की होती हैं, यह हमने आपको इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर होगा प्यारे साथियों ऑप्शन बी, कि सीमांत क्षेत्र क्षेत्रीय है, परिसीमीय रेखीय प्रकृति की होती है। वैसे ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन यह बात क्रिस्टोफर ने नहीं बोली थी। निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर भारत की जनगणना 2011 में नहीं संग्रहित है? जन्म दिनांक, शैक्षणिक स्तर, लिंग, आधार संख्या। बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे लाडलो, आधार संख्या, आधार नंबर। ठीक है, यहां पर सही आंसर होगा आधार संख्या। जबकि जन्म दिनांक, शैक्षिक स्तर और लिंग, ये तीनों के तीनों शामिल हैं। तो इस तरीके से ये 25 क्वेश्चन थे। इसमें से 2 क्वेश्चन है जो हमारे पढ़ाई हुए में से नहीं आए, बाकी सभी क्वेश्चन हमारे पढ़ाई हुए में से थे। और अब की बार तो हम नोट्स बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। शाम को 6 बजे वाली क्लास में हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे और दोपहर वाली क्लास में हम पेपर को सॉल्व करेंगे। यदि आप बैच लेना चाहते हो तो यह हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 78 91 35 04 70।